Hi friends, welcome to Commerce Gyan Nissaji classes. And today we will talk about the case studies related with nature and significance of management. So don't skip the video because it will explain how to answer a case study, and whatever be the case studies has been explained by this video, it is what already given in your CBSE examinations. So don't skip it, watch it. पहला जो है उसमें लिखा हुआ है क्या, हीरो लिमिटेड जो है, हीरो लिमिटेड्स टारगेट टू इज टू प्रोड्यूस 20,000 शर्ट्स एट ए कॉस्ट ऑफ ₹150 पर शर्ट पर मंथ। तो हीरो लिमिटेड नाम का एक कंपनी, उसका टारगेट क्या है कि भाई हम 20,000 शर्ट्स तैयार करेंगे जिसका कॉस्ट क्या होना चाहिए 150 पर शर्ट, और ये जो टारगेट है ये 1 महीने का है। दूसरे तरफ क्या है कि द प्रोडक्शन मैनेजर कुड अचीव दिस टारगेट एट ए कॉस्ट। एक बढ़िया बात इसमें प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि भाई हम अचीव तो कर सकते हैं, बट एक बट वहाँ लग गया। अब ये बट क्या है, दिस टारगेट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹170 पर शर्ट। तो समझने वाला बात क्या है कि हमारा टारगेट के साथ कॉस्ट को भी ध्यान देना था, जहाँ कॉस्ट टारगेट के अनुसार होना चाहिए ₹150 पर शर्ट, बट मैनेजर का कहना है कि यस वी कैन अचीव द टारगेट बट द कॉस्ट विल बी लिटिल बिट हायर, दैट इज व्हाट ₹20 मोर। सो द क्वेश्चन इज, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफिशिएंट? गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये 1 मार्क्स में आया है CBSE 2010 में। अब क्वेश्चन उठता है कि हम क्या लिखेंगे तो हमारा आंसर परफेक्ट होगा, और साथ ही कैसे लिखेंगे तो हमें मार्क्स मिलेगा। तो CBSE ने आपसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा। पहला, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज़ इफ़िशिएंट? तो उसके लिए अगर आप रिकैप करें शॉर्ट में कि इफ़ेक्टिवनेस और इफ़िशिएंट का मतलब क्या था, तो इफ़िशिएंट का मतलब क्या था, डूइंग अ टास्क करेक्टिवली एंड विथ मिनिमम वर्ड कॉस्ट। जबकि बात करें इफ़ेक्टिवनेस का, कि वहाँ पे क्या था कि भाई गोल को अचीव करना है किसी भी हाल में। सो यहाँ जो इफ़ेक्टिवनेस में था, यहाँ फोकस होता है क्या, एंड रिज़ल्ट पे। बट अगर बात करें एफिशिएंसी का, तो वहाँ मकसद क्या होता है कि भाई गोल को अचीव तो करना ही है, साथ ही साथ हमारा मिनिमम कॉस्ट भी होना चाहिए। सो आंसर से समझ में आ रहा है, हमारा जो एक्सप्लेनेशन है उससे ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि ये क्या होगा, इफ़िशिएंट। तो इफ़िशिएंट का कॉन्सेप्ट है। तो हमारा क्वेश्चन था, डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज एफिशिएंट? सो आंसर विल बी नो। व्हाई? बिकॉज इफ़िशिएंसी में हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मीन्स मिनिमम कॉस्ट। तो हमारा मिनिमम कॉस्ट था 150, बट ये रेस कर जा रहा है ₹20 से। सो ऐसे में ये इफ़िशिएंट नहीं कहलाएगा। तो एक तो आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे नो। अब CBSE क्या करेगा, इसके लिए यहाँ हाफ मार्क्स दे दिया। अब पूछा कि गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे नो, द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट इफिशिएंट। अब क्यों? बिकॉज he is able to achieve the target but cannot minimize what the cost। तो ऐसे क्लियर हो जा रहा है क्या कि ये इफिशिएंट नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार CBSE में पूछा गया। तो ये है क्या, देखते हैं। योर ग्रैंडफादर हैड रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। आपके दादाजी जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर कर गए हैं, इन विच ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान। जिनमें उनका ड्यूटी क्या था कि डिफरेंट प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना बाय द टॉप मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट इन्हें देते थे।
एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग। तो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई साहब जो हैं मीन्स दादाजी जो हैं वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करते हैं। स्टेट एनी वन मोर फंक्शन परफॉर्म एट दिस लेवल। साथ ही साथ ये बताना है कि वो जो काम कर रहे हैं उसके अलावे और एक क्या फंक्शन हो सकता है उस लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। तो ऐसे केस स्टडीज़ के क्वेश्चन में आपको बहुत अलर्ट रहना होगा। कारण क्या है? कारण ये है, ये तो चलो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन क्या करता है सीबीएसई 3 मार्क्स में भी दे देता है। अब वहाँ अगर मान लो आपसे पूछा कि भाई आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सपोज आंसर है मिडिल लेवल, आपने लिख दिया क्या लोअर लेवल, ठीक है 1 नंबर तो कट गया। नीचे क्वेश्चन दे दिया सीबीएसई ने कि राइट टू अनदर व्हाट फंक्शन ऑफ दैट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो भाई आपने इन प्लेस ऑफ मिडिल लेवल आपने लिखा लोअर, तो अगर आपने लोअर आंसर लिख दिया है तो ऑब्वियसली यू आर राइटिंग द फंक्शन ऑफ लोअर ऑल्सो। बट क्वेश्चन के अनुसार सीबीएसई का आंसर है मिडिल लेवल और उसका फंक्शन होना चाहिए मिडिल लेवल का। तो आपने गवाया कितना 1 + 2 दैट इज़ 3 मार्क्स। सो यू हैव टू बी वेरी मच अवेयर अबाउट सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे दादाजी जो हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर किए वहाँ इनका काम क्या था कि भाई जो टॉप लेवल जो प्लान्स को फ्रेम कर रहे हैं उसको इंटरप्रेट करना, ठीक है। तो ये क्लियर समझ में आता है कि ये क्या हो गया हमारा मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि टॉप लेवल क्या कर रहा है वो प्लान्स बना रहा है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज कर रहा है, साथ ही क्या करता है स्ट्रैटेजीज बनाता है। इसके अलावा क्या पॉलिसी स्ट्रैटेजी ये सब क्या हो गया टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। बट अगर बात करें क्या मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, तो मिडिल लेवल क्या कर रहा है भाई टॉप लेवल से जो प्लान्स आ रहा है उसको इंटरप्रेट कर रहा है क्या अपने सबऑर्डिनेट्स को या लोअर लेवल को, ठीक है। साथ ही साथ लोअर मिडिल लेवल क्या करता है नंबर ऑफ़ पर्सनल उसके डिपार्टमेंट में कितने हैं उसको डिसाइड करते हैं। इसके बाद वो इंश्योर करते हैं क्या कि वर्किंग कल्चर है या नहीं, जिसके लिए वो लोग क्या करते हैं जो पॉलिसी फ्रेम किया गया टॉप लेवल से उसको यहाँ पे क्या इम्प्लीमेंट करते हैं। साथ ही साथ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा सबऑर्डिनेट्स का उसको असाइन करते हैं। इसके अलावा क्या इनके अंदर में जो काम करते हैं सबऑर्डिनेट्स उनको ये क्या करते हैं मोटिवेट करते हैं। तो ये शॉर्ट में हो गया मिडिल लेवल के बारे में। अब बात करें लोअर लेवल का, तो लोअर लेवल क्या है दिस इज़ द बॉटम ऑफ वर्ड लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे ये लोग क्या करते हैं जहाँ पे ये लोग ऑर्डर्स को पास करते हैं या इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करते हैं किसको जो वर्क फोर्स हैं या जो वर्कर्स हैं। इसके बाद जो एफर्ट्स लगा रहे हैं उस पर मॉनिटर करने का काम कौन करता है लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सुपरवाइजरी वर्क है। फिर क्वालिटी मेंटेन करते हैं, रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइज करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारा कॉस्ट क्या हो मिनिमाइज हो पाए, ठीक है। तो ये तो रहा हमारा क्या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। तो इन एक्सप्लेनेशन के बाद ये तो क्लियर हो जाता है कि योर ग्रैंडफादर हैड वर्कड इन वर्ड मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो आवर आंसर विल बी, क्या क्वेश्चन था कि एट विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट वॉज ही वर्किंग। सो हमारा आंसर हो गया ही वॉज वर्किंग इन वर्ड मिडल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। 1 मोर फंक्शंस तो काफ़ी बताया मैंने। अब यहाँ देख लेना है कौन सा क्वेश्चन में कौन सा फंक्शन दे चुका है। तो इम्प्लीमेंटिंग द प्लान्स दे दिया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप असाइनिंग वर्ड ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ठीक है। या लिख सकते हैं आप मोटिवेटिंग क्या सबऑर्डिनेट्स, या आप लिख सकते हो इंश्योरिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सनल, ठीक है।
तो आपको यहाँ CBSE ने दिया हाफ मार्क्स और यहाँ दिया आपको हाफ मार्क्स, तो यू विल गेट 1 मार्क्स टोटल। अब आते हैं थर्ड में। तो ये तो रहा CBSE 2011 में आया हुआ क्वेश्चन। एक और CBSE ने दिया सेम ईयर में, उसी टाइप से दिया है कि योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स। तो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया ओवरसीइंग मीन्स मॉनिटरिंग द एफर्ट्स ऑफ द वर्क फोर्स, तो ये क्या हो जाएगा ऑब्वियसली व्हाट लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब कोई एक अनदर फंक्शंस लिखना है तो ओवरसीइंग दे दिया है, तो आप लिख सकते हो जैसे मेंटेनिंग व्हाट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और एक लिख देता हूँ मैं जैसे पासिंग ऑर्डर्स एंड इंफॉर्मेशंस टू द वर्कर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड केस स्टडी। फोर्थ जो कि 2014 में अटेम्प्ट हुआ है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी, मीन्स हमारा जो ड्रीम है वो एक वास्तविक चेहरा ले सकता है ओनली व्हेन मैनेजर्स थिंक्स इन एडवांस। ये कब? जब मैनेजर जो है वो एडवांस में सोचे व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, क्या करेंगे और कैसे करेंगे। तो नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेटेड बाय द स्टेटमेंट। आई होप यू ऑल नो द आंसर, इट्स अ सिंपलेस्ट आंसर, वर्ड प्लानिंग। तो ये रहा 2014 में आया केस स्टडी। अब आते हैं 2014 के बाद 2015 में पूछा हुआ केस स्टडी। क्वेश्चन बड़ा है ऑब्वियसली, बट ऐसा नहीं सोचना कि बहुत बड़ा मीन्स बहुत हार्ड हो गया। आपको केस स्टडी को ध्यान से पढ़ना है एंड यू विल गेट योर आंसर। सो केस स्टडी में क्या लिखा हुआ है? अलायंस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्लास्टिक बकेट्स। तो अलायंस लिमिटेड जो है वो नॉर्मली क्या कर रहा है? प्लास्टिक बकेट्स को तैयार कर रहा है, जिनका मकसद क्या है? इज़ टू मैन्युफैक्चर 100 बकेट्स इन अ डे। वो एक दिन में 100 बकेट्स तैयार करना चाहते हैं। टू अचीव दिस एफर्ट्स ऑल द डिपार्टमेंट्स आर कोऑर्डिनेटेड एंड इंटरलिंक्ड। अब इस गोल को अचीव करने के लिए जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसको क्या किया गया? उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट और एक साथ जोड़ दिया गया। साथ ही साथ क्या ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया गया। किन में? तो उनके अंदर में जितने भी पोजीशंस हैं, मीन्स अलग अलग पोस्ट हैं। देयर इज़ क्लैरिटी वन हु इज़ टू रिपोर्ट टू होम। और यहाँ पे बिल्कुल सब कुछ क्लियर है कि कौन होगा, किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर है। अब पूछ रहा है कि नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड अबव। आई होप सो यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो प्लानिंग तो हो गया, थिंकिंग इन एडवांस। इसके बाद क्या था? ऑर्गेनाइजिंग, जहाँ पे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं। यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ग्रुपिंग करते हैं डिपार्टमेंट्स का। साथ ही साथ क्या जो ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको असाइन करते हैं ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू। और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं? हम लोग एक रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं। तो ऑब्वियसली ये क्या हो गया हमारा? ऑर्गेनाइजिंग। तो हमारा आंसर क्या लाएगा? ऑर्गेनाइजिंग। अब आते हैं 6th वन। ये थोड़ा हटके है इस चैप्टर से, बट लेट वी नो इट। ऑन द इम्प्लीकेशन ऑफ GST एक्ट, एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ business started analyzing and forecasting its impact on various sectors. तो जब GST एक्ट आया तो वहाँ के कुछ एक्सपर्ट्स जो हैं इस एक बिजनेस के, वो इसको एनालाइज करना चालू किया और फॉरकास्ट करना चालू किया कि इसका अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्रीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। विवेक एन एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन attended a few seminars and conferences organized by the experts to familiarize with his information. तो विवेक नाम का एक इस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन था,
जिसने एक्सपर्ट्स द्वारा दिए गए क्या सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड किया। फ़ायदा क्या हुआ, तो इसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिल गया जीएसटी के बारे में। सो ही वांटेड टू यूज़ दिस फॉरकास्ट टू रिड्यूस द अनसर्टेनिटी इन मेकिंग डिसीजंस फॉर द फ्यूचर इन हिज बिजनेस। और इसका वो यूज़ कहाँ करना चाहता था कि बिजनेस के फ्यूचर से जुड़े जो डिसीजंस है वहाँ पे अगर कुछ अनसर्टेनिटी है तो उसको कम कर सके, मीन्स रिस्क को कम कर सकें। सो नेम द स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस दैट इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ। ये क्वेश्चन आया था CBSE 2017 में। तो यहाँ बोला गया कि ये जो प्लानिंग प्रोसेस है उसके अंदर ये कौन सा स्टेप है। तो नॉर्मली ये जो क्वेश्चन आया है ये प्लानिंग का है, बट बहुत बार कुछ लोग क्या इस चैप्टर से भी इसे जोड़ देते हैं। तो डोंट वरी, बिकॉज इन दिस चैप्टर आई होप यू आर नॉट दैट मीन्स वेल नॉन अबाउट द प्लानिंग प्रोसेस, तो उसे मैं शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को समझने से पहले ये शॉर्ट में जान लेते हैं कि प्लानिंग प्रोसेस है क्या। तो नॉर्मली प्लानिंग का काम क्या है, टू सेटिंग दी ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स एक फॉर्म जो है क्या अचीव करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, ठीक है ना। तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला जो काम आ गया या स्टेप जो है वो गया सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स एक फॉर्म जो है उसका गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हो गया डेवलपिंग प्रेमिसेस। अब हम जो गोल अचीव करेंगे ऑब्वियसली दैट इज़ अ काइंड ऑफ फॉरकास्ट, मीन्स फ्यूचर में हमको अचीव करना है। तो जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस होते हैं वो अनसर्टेन होते हैं। सो ऐसे में ऐसे अनसर्टेन बट फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शंस को अचीव करने के लिए वी हैव टू एज्यूम समथिंग। तो ये जो एजम्पशंस हम लोग मान करके आगे चलते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए, इन एजम्पशंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपिंग प्रेमिसेस, ठीक है। थर्ड हो गया आइडेंटिफाई ऑल कोर्स ऑफ एक्शन। सपोज मैंने टारगेट लिया कि लेट मी इंक्रीज द सेल। तो जब हमारा गोल है कि हम क्या सेल को बढ़ाना चाहते हैं, तो इससे जुड़े क्या बहुत सारे टेक्निक्स हो सकते हैं या मेथड्स हो सकते हैं जिसके थ्रू, जिस प्लानिंग के थ्रू हम इस गोल को अचीव कर सकते हैं। तो ये हो गया आइडेंटिफाई ऑल कोर्सेस ऑफ एक्शंस, कितने तरह के एक्शंस हम ले सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। चौथा हो गया इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्सेस। अब सपोज़ मेरे पास 4 सुझाव आया कि सर डिस्काउंट दे देते हैं, किसी ने कहा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करो, किसी ने कहा डू टू डू सेलिंग प्रोसेस पे जाओ। तो सपोज़ मैंने इन तीनों को एक जगह पे ले लिया, ठीक है। अब इन तीनों का पॉजिटिव और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या हो सकता है, सबका वैल्यूएशन ठीक से करेंगे। तो ये हो गया इवैल्यूएशन। अब सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, अब इन तीनों में जो मोस्ट फिजिबल होगा, प्रॉफिटेबल होगा और विथ नेगेटिव लेस नेगेटिव क्या रिजल्ट्स देगा, उसी अल्टरनेटिव को क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है। इसके बाद उसको अपने क्या प्लानिंग के तौर पे उसे इम्प्लीमेंट करो और इसको फॉलो अप करना है। तो ये हो गया शॉर्ट में क्या प्लानिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चंस अब पढ़ते हैं हम लोग फिर से एक बार और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से ये कौन सा आंसर हो सकता है। तो हम लोगों ने देखा कि एक GST एक्ट आया था जिसमें एक्सपर्ट्स ने एनालाइज़ किया कि इसका इंडस्ट्रीज़ और किस सेक्टर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ऐसे में विवेक नाम का एक एस्टेब्लिश बिजनेसमैन था जो इन लोगों के सेमिनार में गया और वहाँ से काफ़ी कुछ जानने के बाद कि फ्यूचर में जो डिसीजंस वो लेगा जो अनसर्टेन है, ठीक है, उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए उसका ये यूज़ यहाँ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर सोचें हम ठीक से तो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन सोच रहा है कौन, मिस्टर विवेक। तो ऐसे में इट विल सोज वर्ड डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो हमारा जो आंसर यहाँ होगा वो हो गया डेवलपिंग वर्ड प्रेमिसेस। तो आंसर विल बी डेवलपिंग प्रेमिसेस। तो ये हो गया CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। नाउ लेट वी टॉक अबाउट 7th वन। 7वां क्या है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बट केस स्टडीज में से एक है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चंस काफ़ी बार CBSE के पेपर में दिया गया है।
हालांकि ये क्वेश्चन CBSE 2017 में 4 मार्क्स में अटेम्प्ट हुआ है। क्या है? सो ऋषितेश मुखर्जी हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड AMB Limited, a company manufacturing refrigerators, and he found that his department was understaffed and other departments were not cooperating with his department for smooth functioning of the organization. सो ऋषितेश मुखर्जी जो है वो एक कंपनी ज्वाइन किया जहाँ रेफ्रिजरेटर बनाया जाता था, और वहाँ जाने के बाद इसे पता चला कि उसका जो डिपार्टमेंट है वहाँ अंडर स्टाफ्ड है, मीन्स एम्प्लॉयज़ कम है, और दूसरा जो डिपार्टमेंट्स है वो इसके डिपार्टमेंट से क्या कोऑपरेट नहीं करता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। ऐसे में ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट हैज़ द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ऐसे में वो क्या किया, पहले अपने एम्प्लॉयज़ को जितना ज़रूरत है उसको इंश्योर किया, और बाद में बाकी डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेशन को इम्प्रूव किया। सो ऐसे में क्वेश्चन आया, आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितेश मुखर्जी वाज वर्किंग। तो ये हो गया हमारा क्या 1 मार्क्स में। और दूसरा ऑल्सो स्टेट 3 मोर फंक्शंस, मीन्स 1 + 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 मार्क्स। किस लिए? फॉर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू बी परफॉर्म बाय हिम एट दिस लेवल। तो यहाँ पे और जो 3 फंक्शंस हो सकते हैं उसके द्वारा जो परफॉर्म किया जाए, अगर वो लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 3 मार्क्स। सो जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने क्लियर किया था कि इस तरह का क्वेश्चंस क्यों सेंसिटिव होता है, कि अगर ये आंसर हमारा गलत होता है तो इससे जुड़ा सेकंड जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है वो भी हमारे हाथ से चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो जस्ट थोड़ा देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था शॉर्ट में। तो यहाँ पे ऋषितोष क्या कर रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंश्योर कर रहा है, ठीक है। दूसरा वो कॉपरेशन ला रहा है सब डिपार्टमेंट्स में, ठीक है। तो ये नॉर्मली क्या हो सकता है, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा तो आंसर हो गया क्या, आंसर हमारा हो गया पहला वाला का मिडिल लेवल ऑफ व्हाट, मैनेजमेंट। सो हाउ वी विल राइट, चूँकि स्पेस कम है पूरा नहीं लिख पा रहे हैं। आंसर हो गया आर मुखर्जी वाज वर्किंग एट मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या स्टेट 3 मोर फंक्शंस। तो ये हो गया ए का। बी का हो गया अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड by him at this level are, क्या क्या हो गया, तो एक क्या हो गया, assigning ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो ये जो फंक्शंस हम लोग को लिखना है उन सभी को छोड़ के जो वहाँ ऊपर में एक्सप्लेन है। तो ऊपर में क्या है, इंश्योरिंग वर्ड, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और कॉपरेशन, ये 2 फंक्शन दे चुका है। इसको छोड़ के हमको बाकी 3 फंक्शंस यहाँ लिखना है। तो एक हो गया असाइनिंग ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा हम बोल सकते हैं मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट्स, और थर्ड हो गया जैसे मान लेते हैं इंटरप्रेटिंग the plans framed by what, top level to his subordinates। तो ये हो गया हमारा थर्ड फंक्शंस, ठीक है। ये हो गया 3 मार्क्स का क्वेश्चन। अब आते हैं 2008 में एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया इसी टाइप का। डिफरेंस क्या है कि ये 3 मार्क्स पे है और यहाँ क्या है, ये 5 मार्क्स में आया था। तो क्या लिखा हुआ है, धीरज इज़ वर्किंग एज ऑपरेशन मैनेजर इन टिफको लिमिटेड, नेम द मैनेजरियल लेवल एट विच ही इज़ वर्किंग। तो भाई ऑपरेशनल मैनेजर किस में आएगा, वी ऑल नो मिडिल लेवल। अब इससे जुड़ा 4 फंक्शन लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, 5 मार्क्स का। तो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, सो आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम।
ये हो गया क्या, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और सेकेंड वाला जो आंसर होगा, फोर फंक्शंस सो सेम एज वर्ड क्वेश्चन नंबर बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसके अलावा एक लिख सकते हैं इंश्योरिंग नंबर ऑफ पर्सोनल। फोर्थ यहाँ पे आंसर लिख देंगे हम लोग, इंश्योरिंग नंबर ऑफ व्हाट, पर्सोनल। तो हमारा 4 क्या हो जाएगा, फंक्शंस। नाउ लेट वी मूव फॉर व्हाट नेक्स्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। सो 9th नंबर क्वेश्चन है, XYZ पावर लिमिटेड सेटअप अ फैक्ट्री for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. XYZ पावर लिमिटेड जो है वो एक सोलर लैंटर्न का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जो एक रिमोट विलेज में क्या अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहता है। और इसके लिए उसने देखा कि वहाँ पे उस एरिया में, रूरल एरिया जो है, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है। तो इसके लिए एक बेटर स्कोप मिल गया वर्ड टू एक्सपेंड द वर्ड बिजनेस। द रेवेन्यू अर्न बाय द कंपनी वाज सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। जो कंपनी वहाँ से रेवेन्यू अर्न कर रहा है वो काफ़ी है, किस लिए, तो उनका जो कॉस्ट हो रहा है बियर करने के लिए, रिस्क है उसको निपटने के लिए। द डिमांड ऑफ लैंटर्न्स वाज इंक्रीजिंग डे बाई डे। नतीजा ये हुआ वहाँ पे डे बाई डे उनके वर्ड लैंटर्न्स का डिमांड बढ़ता ही जा रहा है। So the company decided to increase the production to generate higher sale. ऐसे में कंपनी ने डिसाइड किया कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे कि सेल भी बढ़े। For this they decided to employ the people from the nearby villages as very few job opportunities were available in that area. मतलब चूँकि वो रूरल एरिया है, वहाँ पे बहुत कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हैं। सो कंपनी ने क्या किया, वहीं से लोगों को एम्प्लॉय करना चालू कर दिया। सो द कंपनी ऑल्सो डिसाइडेड ओपन स्कूल्स एंड क्रेज फॉर द चिल्ड्रन ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़। वहाँ एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए क्या स्कूल्स और क्रेज का व्यवस्था किया। तो ये तो हो गया एक केस स्टडी। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस्ड हेयर। मीन्स यहाँ कौन कौन से ऑब्जेक्टिव को बताया गया है उसके बारे में बताओ। ये जो आया है 3 मार्क्स में। मीन्स ईच क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये तो क्लियर हो गया एक चीज़, क्या कि यहाँ से रेवेन्यू अर्न कर रहा है, ठीक है। दूसरा, वो मैन्युफैक्चरिंग सोलर लैंटर्न कहाँ पे ले गया, रिमोट विलेज में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिलायबल सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। दूसरा, वो प्रमोट करना चाहते हैं क्या, हायर सेल्स। तो ये जो ग्रीन पेन से मैंने शो किया है, ये क्या दर्शा रहा है, ये दर्शाता है कि उस कंपनी का अपना गोल क्या है, मीन्स उनके स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे आ जा रहा हमारा आंसर क्या, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब जानना है दूसरा रेड पेन से मैंने अंडरलाइन किया कि वो एम्प्लॉय कर रहे पीपल्स को उसी विलेज से। क्योंकि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, उनके बच्चों के लिए स्कूल्स या क्रेचेस का व्यवस्था करवा रहे हैं। तो ऐसे में ये क्या, चूँकि एक सोसाइटी के ही अंश होकर के क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अपना जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो गिव एंड टेक पॉलिसी है, आप सोसाइटी से कुछ ले रहे हो तो सोसाइटी को भी कुछ दो। तो ऐसे में कंपनी क्या कर रहा है, वहाँ के लोगों को बेरोजगारी से रोज़गार दे रहा है, मीन्स एम्प्लॉय कर रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड सोशल ऑब्जेक्टिव। अब इसे एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो 1.5 मार्क्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा। सो हाफ मार्क्स फॉर नेमिंग एंड 1 मार्क्स फॉर एक्सप्लेनेशन। तो ये हो गया हमारा 9th वन। अमन अहमद और अली ये पार्टनर्स एक फॉर्म में
engaged in the distribution of dairy products in Maharashtra state. अमन जो है एक होल्डर है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम CBSE विथ BST एज इज वन ऑफ द सेलेक्टिव सब्जेक्ट. तो अमन ने CBSE से सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट पाया है जिसमें BST एक इलेक्टिव सब्जेक्ट था. दूसरे तरफ अहमद हैज़ डन पोस्ट ग्रेजुएशन इन हिस्ट्री और तीसरे तरफ अली जो है डायरी फार्मिंग किया है. एक दिन सीरियस डिस्कशन चल रहा था अहमद और अली के बीच में रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का नेचर आखिर है क्या. अहमद का कहना है कि मैनेजमेंट जो है भाई एक प्रोफेशन है, जबकि अली का कहना है कि ये प्रोफेशन नहीं है क्योंकि ये इसके अगेंस्ट है. और उसका कहना है कि लीगल और मेडिकल प्रोफेशन ही सिर्फ क्या हो सकता है, प्रोफेशन. ऐसे में अमन जो है अपने जो नॉलेज अपना जो नॉलेज पाया था BST का उसके आधार पे नेचर ऑफ मैनेजमेंट को प्रोफेशन के तौर पे उन लोगों को दिखाया. सो एक्सप्लेन हाउ अमन वुड हैव सेटिस्फाइड टू बोथ. तो इनडायरेक्टली आपसे पूछा जा रहा है मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं है. तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वर्ड नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का जो वीडियोज़ है उसमें आप पा सकते हैं मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन है या नहीं, या मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल फ्लेजेड प्रोफेशन. आखिर क्यों. तो शॉर्ट में बात करते हुए इसके आंसर्स को कंप्लीट करते हैं. अब अगर अमन चाह रहा होगा इसको एक्सप्लेन करने का, सपोज आई एम अमन, तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँगा. तो ऑब्वियसली मैं उन लोगों को कंपैरिजन करके दिखाऊंगा मैनेजमेंट के नेचर को साथ में प्रोफेशन के नेचर को. तो यहाँ मैंने स्टार्ट किया प्रोफेशन के वर्ड नेचर से, दूसरी तरफ मैनेजमेंट को इससे कंपेयर किया मैंने. तो पहला हम जानते हैं सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ वर्ड नॉलेज. क्यों, प्रोफेशन मीन्स पेशा. सो अगर आपको एक डिग्री होल्डर बनना है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी ए वर्ड पर्सन विथ फुल ऑफ नॉलेज, है ना. तो आपको बॉडी ऑफ नॉलेज यहाँ पे होना ज़रूरी है. सेम थिंग मैनेजमेंट क्या काफ़ी प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, मीन्स ये भी एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है. तो ये फीचर्स तो भाई वहाँ पे है. बात करें नेक्स्ट तो वो है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री. यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन है, कोई भी काम नहीं कर सकता. सपोज आई एम अ टीचर, आई कैन नॉट परफॉर्म द जॉब ऑफ मेडिकल. उसी तरह एक मेडिकल हमारे जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकता. तो एंट्री में क्या रेस्ट्रिक्शन है, वहाँ पे क्या है. फ़िलहाल तो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि डिग्री के बेसिस पे क्या मीन्स कोई रेस्ट्रिक्शन हो, बट वहाँ पे कोशिश तो किया जा रहा है कि हाँ भाई आप ये मिनिमम क्वालिफ़िकेशन रखेंगे तो ही आप एक मैनेजर बन सकते हैं. तो फ़िलहाल अभी ये पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है. थर्ड फीचर्स पे आए तो वो हो गया प्रोफेशनल एसोसिएशन. फोर्थ हो गया एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. और फिफ्थ अगर लें तो वो हो गया सर्विस वर्ड मोटिव. तो अगर बात करें प्रोफेशनल एसोसिएशन का तो वी ऑल नो कि लीगल अगर है तो उसके लिए बार काउंसिल है, मेडिकल के लिए मेडिकल काउंसिल्स है. बट फ़िलहाल अभी मैनेजमेंट के लिए आइमा ने कोशिश तो किया है लेकिन वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी अभी फ़िलहाल नहीं बन पाया है. तो ऐसे में ये भी क्या मैनेजमेंट में लैक करता है. इसके बाद बात करें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो प्रोफेशन क्या चूँकि एक एसोसिएशन के थ्रू जुड़ा रहता है तो उसमें एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पाया जाता है. फ़िलहाल ये गुण भी क्या मैनेजमेंट में नहीं है. बात किया जाए सर्विस मोटिव, तो मेन मोटिव ऑफ प्रोफेशन इज़ टू व्हाट, प्रोवाइड सर्विसेज. बट मैनेजमेंट जिसका मुख्य उद्देश्य होता है ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो कि सर्विस मोटिव तो नहीं हो सकता. ऐसे में ये फीचर भी यहाँ पे अनअवेलेबल है. इसीलिए अमन का एक कंक्लूज़न आया. अमन्स कंक्लूज़न क्या होगा उन लोगों के लिए कि इट इज़ a profession but not
a full-fledged प्रोफेशन। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन दे सकता है सीबीएसई में, और ये ऑलरेडी क्या सीबीएसई 2015 में दिया भी है। सो these are what some case studies which are very much important from the point of view of your what examination from chapter 1, that is nature and significance of what management. In next video we will come with the case studies related with chapter 2, that is principles of management, and then we go for what the third chapter, that is business environment. Thank you for today.